और होल अपॉन में रहते हैं कि वैसे? नहीं देखिए, जैसे एपी दिया हुआ है, एपी जानते हो आप, एपी का पहला टर्म ए हुआ, दूसरा ए प्लस डी हुआ, तीसरा ए प्लस टू डी हुआ, एंड सो ऑन। अगर हमने nth टर्म लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं। एपी का nth टर्म जो होता है उसमें n माइनस वन आता है। आप सिंपली इसको रेसिप्रोकेट कर दो, एच बन जाएगी। एच पी का पहला टर्म क्या होगा, वन बाई ए, अगला टर्म क्या होगा, वन बाई ए प्लस बी, सो ऑन। तो फिर nth टर्म क्या होगा, दैट विल बी वन अपॉन ए प्लस n माइनस वन इंटू फेयर। तो एच पी के केस में जो इसका nth टर्म है ये वन अपॉन ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, प्रोवाइडेड कि आपको ए और डी पता हो। और सम का इसका कोई फॉर्मूला नहीं, सम का कोई फॉर्मूला इसमें नहीं। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है कि दो नंबर दिए तो उनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और एन जो मीन निकलता है उसका फॉर्मूला होता है। अदरवाइज हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस की थी कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन जी होता है, जी ऑलवेज ग्रेटर देन एच। दूसरा पूछने लाइक पॉइंट इसमें ये होता है कि यू कैन प्रूव कि जी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू एच के बराबर होती है। कि आप कोई दो नंबर्स ले लो, उसके बीच में कुछ ज्योमेट्रिक मीन मान लो। देखिए आपने से कोई दो नंबर ले ली ए एंड बी, इसके बीच में अगर एक अरिथमेटिक मीन है तो आप जानते हो कि कनेक्शन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। सिमिलरली फॉर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन के लिए क्या होता है, इट इज टू ए बी अपॉन ए प्लस, ठीक है ना, टू ए बी अपॉन ए प्लस। इससे प्रूव किया जा सकता है क्या, आप जी स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा, रूट ए बी का स्क्वायर से कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। अगर हम ए और एच का प्रोडक्ट निकालें, व्हाट इज ए प्लस बी बाई टू, और टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। आप ए प्लस बी करिए कैंसिल, टू कैंसिल करिए, कितना आ गया, ठीक है ना। देख सकते हो आप कि ए एच की वैल्यू भी कितनी है, ए बी, जी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है, ए बी, ये दोनों बराबर हैं। तो दिख रहा है कि जी स्क्वायर कितना होता है, ए इंटू एच के बराबर। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को लेकर के अलग से कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, आपको हार्मोनिक मीन निकालते बनना चाहिए, एच का जी और ए से कनेक्शन पता होना चाहिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा ए होता है, फिर जी होता है, फिर एच आता है। तो जी स्क्वायर ए एच के बराबर होता है, ठीक है ना, जी स्क्वायर ए इंटू एच के बराबर होता है। एच के लिए ऐसे अलग से कोई फॉर्मूले नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उससे सवाल भी आपको कम मिलेगा। आपको मोस्टली कंसंट्रेट करना है एपी, जीपी, एजीपी, एंड जो हमने कुछ सीरीज आपको बताई थी, लॉग सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है ना, वो भी स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट सवाल देखोगे आपको उन चीजों पर आएगा। तो मैं कुछ और सवाल दे दूंगा आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ट्राई करना और फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी होता है। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये है कि कोई भी आपने दो वेरिएबल्स लिए, इनका एडिशन है, डिफरेंस है, और इसके ऊपर एक सर्टेन पावर लगी हुई है, इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा ये बाइनोमियल थ्योरम आपको बताता है। ये पावर पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। इन ऑल दोस केसेस इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, ये बाइनोमियल थ्योरम में आती है। और अगर आपके वेरिएबल टू से ज्यादा हो गए तो फिर वो चीज किसमें आ जाती है, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। हमने दो के बजाय तीन चीज ले ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर एन। अब इसके एक्सपेंशन में क्या आएगा, तो दिस इज पार्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। फिलहाल हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। तो हम इंटरेस्टेड हैं जानने में कि एक्स प्लस वाई टू द पावर एन कितना होता है। बट कुछ केसेस आप जानते हो, जैसे आपको ये पता है कि ए प्लस बी टू द पावर टू क्या होता है, ये मालूम हमको कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। या हमको ए प्लस बी क्यूब निकालना है, तो इसकी वैल्यू भी हमको पता है कि ये क्या होती है।
ठीक है ना। इसको मैंने पावर कैसे लिखा है कि देखोगे आप a की पावर 3, फिर 2 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर a की पावर खत्म। मतलब एक वेरिएबल रिड्यूस करता जा रहा है और दूसरा वेरिएबल बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देखोगे b मिसेंगे, तो b की पावर 1 है, फिर b की पावर 2 है, देन b की पावर। और अगर हम लेते हैं a प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले हैं, जानते हो आप, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। बट हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पावर्स देखें अगर हम, तो a के ऊपर 2 की पावर, फिर 1 की पावर, फिर a मिस हो गया। वही तरीका यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ भी कंफर्म्ड है कि पहले टर्म में a टू द पावर 4 आएगा, फिर a क्यूब b टू द पावर 1 आएगा, फिर a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 आएगा, फिर a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 आएगा, और फिर b टू द पावर 4 आएगा। ये तो कंफर्म है। ये नंबरिंग क्या होंगी ये हमको देखना पड़ेगा, आएगा तो ये। अगर आपने a प्लस बी टू द पावर 5 लिया होगा तो डेफिनेटली पहला टर्म a टू द पावर 5 होगा, फिर a टू द पावर 4 b टू द पावर 1 होगा, फिर ये पावर 3 ये 2 हो जाएगी, फिर ये एक और बदल के क्या हो जाएगा 2 एंड 3 हो जाएगा, फिर a टू द पावर 1 b टू द पावर 4 हो जाएगा, और फिर b टू द पावर। ये आपको लॉजिकली बात समझ में आ रही है कि एक वेरिएबल की पावर कम करते जाओ, दूसरे को बढ़ाते जाओ। बट व्हाट आर मल्टीप्लायर्स, आप अपने पहले फर्स्ट रिजल्ट पे चलिए। इसमें a स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा था, मतलब कितना था 1, यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है 1। तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में इन टर्म को लिख लेते हैं कि ये वैल्यूज क्या क्या है, यही 1 2 एंड 1। ठीक है, अगले में चलते हैं। इसमें नंबरिंग क्या क्या है, 1 3 3 एंड 1। तो वैल्यूज आर 1 3 3 एंड 1। ठीक है, इसके प्रीवियस में अगर हमने a प्लस बी टू द पावर 1 लगाया होता तो ये a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1 होता। मतलब इसमें आपके जो मल्टीप्लायर्स हैं इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 एंड 1, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर इसमें आप करेक्शन देखोगे तो ऐसा हो रहा है कि जब पावर 1 की थी तो टर्म्स कितने थे 2, जब पावर 2 की थी तो टर्म्स कितने थे 3, जब पावर 3 की आई तो 4 हो गए, 4 आई तो 5 हो गए, 5 आई तो 6 हो गए। एक बात समझ आ रही है, इसीलिए ट्राइंगल जो होगा ये बढ़ता चला जाएगा एंड इज नोन एज पास्कल्स ट्राइंगल। और ये इस तरह से बन रहा है कि 1 प्लस 1 2 आ गया। आप देख रहे हो कि बाउंड्री वाली सारी नंबर कितनी है 1, और बीच में नंबर कैसे आ रही है, इन दोनों के सम से आ गया। फिर 1 प्लस 2 क्या आ गया 3, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। मतलब ऑब्वियसली सीरीज का अगला टर्म चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये आना चाहिए 4, ये आना चाहिए 6, ये आना चाहिए 4, और लास्ट टर्म होना चाहिए 1, स्टार्टिंग होना चाहिए 1। तो आपको a प्लस बी टू द पावर 4 समझ में आ गया। ये 1 आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, ये 6 आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। मिल गया आसानी से। इसका अगला टर्म चाहिए तो भी मिल जाएगा। कैसे, 4 प्लस 6 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5, लास्ट टर्म इज 1। यहाँ पर 4 प्लस 1 इज 5 और स्टार्टिंग टर्म 1। आपको सीरीज का पता चल गया कि आएगी 1 5 तो 10 आएगा। ठीक है, 1 5 10 और फिर आएगा 10 5 एंड ये आएगी 10 5 एंड 1। ठीक, इसी तरह से आप किसी पावर के लिए इसको निकाल सकते हो। बट अंडरस्टूड है कि ये छोटी पावर्स के लिए तो आसानी से निकाल सकते हो। मान लो मैंने आपको दे दिया कि a प्लस बी टू द पावर 100 निकालो, तो हमें ट्रायंगल बना के नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली बहुत रेडी पॉसिबल। बट ये जो ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो आप, दिस इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। इसको पास्कल्स ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आप कोफिशिएंट्स पता करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है जिससे हम किसी भी पावर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल सभी के लिए हम कोफिशिएंट्स पता कर सकते हैं। क्या बात है, इसका तरीका है तो मान लीजिए हम सपोज a प्लस बी टू द पावर n, यहाँ लिखे हैं x प्लस वाई टू द पावर n, ऐसा लिखें। क्या मतलब है कि फर्स्ट वेरिएबल की तरफ 4 पावर आएगी, फिर ये पता है आपको कि ये पावर 1 हो जाएगी, y टू द पावर 1 हो जाएगा,
फिर x की पावर n माइनस टू हो जाएगी, y टू द पावर 2 हो जाएगा। उसको हम घटते घटते एक स्टेज क्या आएगी कि x की पावर 1 बचेगी, तब y की पावर n माइनस 1 बचेगी। अगले स्टेप पे जाओगे आप तो x टू द पावर 0 हो जाएगा, y टू द पावर क्या हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं किया सर। अब बात बचती है इनके मल्टीप्लायर्स की, मेन कॉल होती है इनके मल्टीप्लायर्स जो होते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा, तो 1 है 1। यहाँ पर जो मल्टीप्लायर्स हैं ये NC0 से लिखेंगे हम NCn पर, NC0 NC1, इसका मतलब बता देता हूँ आपको, ये मल्टीप्लायर। तो पहला टर्म में इसका मल्टीप्लायर होता है NC0 प्लस दूसरे का मल्टीप्लायर NC1, तीसरे टर्म का मल्टीप्लायर NC2। आप यहाँ पर आए इस टर्म में जो लास्ट टर्म है आपका, इसका मल्टीप्लायर होगा NCn और इसके प्रीवियस टर्म का मल्टीप्लायर होगा NCn माइनस 1। और ये C आपके लिए नया टर्म है कि C का मतलब क्या होता है। आप एक टॉपिक पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। तो P लिखता है दैट स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशंस, और C जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन का मतलब है जैसे मान लो हमने आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए A, B एंड C, और आपसे कहा कि इसको एक लाइन में जितने तरीके से रख सकते हो आप। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, these are arrangements। हमने आपसे कहा कि कोई भी 3 लेटर चूज करिए, तो आपने पहले 26 लेटर में से 3 लेटर चूज कर। अब हमने कहा जो चुने हुए लेटर्स हैं इनको आप कैसे भी रखिए, कितने तरह से रख सकते हैं। एक सीक्वेंस है ABC, एक सीक्वेंस है ACB, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CAB लिख सकते हैं, CBA लिख सकते हैं। फिर तो आपको दिख रहा है कि एक पैटर्न भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ऐसे कुल टोटल कितने पैटर्न आपके पास बन सकते हैं। इनको कहा जाता है परम्यूटेशंस। इसकी नंबर कितनी है 6। तो इसको निकालना बहुत आसान है कि अगर हमने आपको 3 नंबर दिया है 3 डिजिट्स, तो परम्यूट करने के लिए कहा है, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 into 2 into 1, आंसर होगी 6। मान लो हमने आपको 4 चीज दी होती A, B, C एंड D, तो आप बता सकते हैं इसके परम्यूटेशंस कितने बनेंगे। 24 परम्यूटेशंस कितने बनेंगे बता सकते हैं आप? अगर 4 दिए हैं तो उसके परम्यूटेशंस बनेंगे फैक्टोरियल 4। आवाज नहीं जा रही है। 2 into 1, आंसर कितना आएगा 24। कैसे हो रहा है ऐसा समझ लिया। हमने आपको 4 चीज दे दी ABCD, उनको कहा इनको अरेंज करो। कॉलम इज इक्वल टू कि हमने आपको 4 बॉक्सेस दे दिए, तो 4 चीजें दे दी, तो क्या हर बॉक्स में एक एक चीज डालते रहेंगे, ठीक है ना। हर बॉक्स में एक एक चीज डालते रहेंगे। ये पहले सर वॉइस 4 में सर से आपके पास कोई एक नंबर आ जाएगा। सर Obviously for this place you are left with 4 options, आपके पास 4 ऑप्शंस, चाहे A डालो सर चाहे B चाहे C चाहे D। अगर आप यहाँ जाते हैं तो एक चीज का होंगे ऑप्शंस कितने 3, इसके भी ऑप्शंस अपन कितने, सब ऑडिबल हैं इसके सर भी को। ऑप्शंस कितने 1। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने 4 into 3 into 2, आंसर कितना आएगा। हमने 3 चीज दिया होता मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बॉक्सेस दिए, आपसे पूछा इसको आप कितने तरह से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने कहा 3 बॉक्सेस में रखी, तो पहले बॉक्स में रखने के लिए 3 चीज आपके पास, दूसरे में रखने के लिए 2 चीज आपके पास, तीसरे में रखने के लिए 1 चीज आपके सर पास, आंसर क्या आएगा 3 into 2। इसको कहा जाता है परम्यूटेशन। दिस इज सेट टू बी परम्यूटेशन। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप कितने तरह से सेट कर सकते हो, परम्यूटेशन करें। आवाज नहीं आ रही क्या। नहीं आ रही सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज नहीं आ रही थी क्या। यस सर। सर Yes, आपकी sir. आवाज आ रही थी, हम लोग की आवाज आप तक नहीं जा रही थी। ये ऑफ हो गया होगा, ब्लूटूथ ऑफ हो गया होगा, सॉरी। तो रिपीट करें कि आगे समझना। सर रिपीट कर रिपीट कर दीजिए। दो।
Please, sir. देखिए ऐसा था कि हमने आपको बताया कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना, परम्यूटेशन। तो आपने ये समझा कि अगर हमने तीन चीज आपको दी थी, अगर हमने तीन ऑब्जेक्ट आपको ए बी एंड सी दिए और आपसे कहा कि इसको परम्यूट करिए, मीन्स आप इसको अरेंज करिए, तो क्या होगा कि आप ए बी सी भी कर सकते थे, ए सी बी कर सकते थे, फिर ये भी पॉसिबल था कि हम बी ए सी कर देते, बी सी ए कर देते, या हमने सी ए बी चूज किया होता और सी बी ए चूज किया होता। ये ऑप्शंस भी हो सकते थे, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शंस हो सकते थे। ये ऑप्शंस की नंबर कितनी आ रही है? 6। ये पता कैसे चला आपको? इसका मैंने तरीका समझाया कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से समझो कि हमने आपको तीन चीजें दे दी हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, और हमने तीन बॉक्सेस दे दिए हैं और आपसे कहा कि किसी भी बॉक्स में आप कुछ भी डाल सकते हो आपको रिवॉल्व करने। तो जब आप पहले बॉक्स में जाओगे तो तीन में से कोई भी एक चीज यहाँ पर रखी जा सकती है, एक चीज कम होगी। जब आप बॉक्स नंबर 2 में जाओगे तो अब इस तीन में से एक चीज कम होगी, कितनी बची? अब आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आपने यहाँ ए डाल दिया, यहाँ के लिए बी और सी में से कुछ भी रखा जा सकता है, और तीसरे बॉक्स के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। हम पूछें इसको रखने के टोटल तरीके कितने हैं? क्लियर बात है, 3 × 2 × 1। इसी तरह अगर हमने चार चीजें रखी होती, चार बॉक्सेस दिए होते, उससे आपसे रखने के तरीके कितने होंगे? आंसर शुड हैव बीन 4 × 3 × चीज ये परम्यूटेशन में इसको क्या कहा जाता है? परम्यूटेशन। अब दूसरे पॉइंट में देख रहे हो क्या कॉम्बिनेशन या कंस्ट्रक्ट Sir, your voice is not clear. Sir, कोई भी तीन चीज आवाज आ रही है मेरी? नहीं sir, voice clear नहीं है अभी भी. यस कर दो। अब आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ सर Sir, फिर चली गई. Sir, फिर चली गई. Sir, you are not audible. सर आप म्यूट हो गए हो। अब आ रही है आवाज? Yes, sir. अच्छा सॉरी। तो देखिए क्या होगा कि आपको ये पूरा अल्फाबेट दिए, पूरे लेटर्स दिए हुए हैं और हम पूछते हैं कि इसमें से तीन चीज निकालिए, तो आप बता सकते हो कि आप कितने तरह से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया सिर्फ ए बी सी डी एंड ई दे दिया, या चलिए मैंने आपको नंबर दे दी 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 नंबर आपको दे दिया और आपसे कहा कि इस 5 में से कोई भी दो नंबर उठा लेंगे। तो उठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? सीक्वेंस इज अनइम्पॉर्टेंट, ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसको उठाया बाद में किसको उठाया, अरेंजमेंट में बात मैटर करती है। हमने यहाँ एबीसी लिखा फिर एसी भी मैटर करेगा, बट हम यहाँ सीक्वेंस में इंटरेस्टेड नहीं। जैसे ऐसा नहीं कि आपने पहले 1 और फिर 2 उठाया तो हम कहें 12 हो गया, और फिर उल्टा किया आपने पहले 2 फिर 1 उठाया तो उससे 21 कहें। नो, अल्टीमेटली आपने उठाया क्या? 1 एंड 2। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीक्वेंस तो आप बता सकते हैं कि 5 डिजिट में से 2 डिजिट को उठाना है, कितने तरीके से उठा सकते हैं? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 डिजिट आउट ऑफ 5। 6. आंसर विल बी 10 सर 120। नो, 120 आंसर। बताइए किसी को मालूम है? 11 नो, 11 भी आंसर नहीं, 10 भी आंसर नहीं,
260. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. नो 10 जिसने भी बोला 10 आंसर सही, 10 जिसने भी बताया 10 इज करेक्ट आंसर। कैसे आया देखिए, क्या आवाज अभी तो मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। चलिए चलिए देखिए बताता हूँ क्या किया गया है। देखो अगर हमने आपको 5 चीजें दे रखी हैं 1 2 3 4 5 और हम कहते हैं आप इसमें से 2 चीज बताइए, इसमें से जब पहला एक ऑब्जेक्ट सपोज एक पहला है उसमें सारी चीजें रखी हैं और आपसे कहा कि आप एक ऑब्जेक्ट उठाइए, तो 5 में से पहली चीज उठाने के कितने ऑप्शन है? 5, ऑब्वियसली 5 ऑप्शन। तो हमने पहला चांस आपको दिया, 5 ऑब्जेक्ट रखे कोई भी उठा लो। अब एक ऑब्जेक्ट कम हो चुका है, अब सेकंड जब आप उठाओगे तो उसके लिए ऑप्शन कितने बचेंगे? 4। तो आंसर शुड हैव बीन 20, लेकिन 20 ना हो के आंसर 10 इसलिए है क्योंकि जो चीजें आप उठाओ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ऐसा हो सकता है कि पहले राउंड में आपने 1 उठाया और दूसरे राउंड में आपने क्या उठाया? 2। दिस इज 1 ऑफ द केस। बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने पहले राउंड में 2 उठाया और दूसरे राउंड में 1, बट हम इन दोनों चीजों को सेम मानेंगे बिकॉज जो नंबर सेलेक्ट हुई वो क्या है? 1 एंड 2। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीक्वेंसिंग तो आपने जितनी नंबर उठाई उन नंबर की सीक्वेंसिंग से डिवाइड करेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा अगर 3 नंबर्स हैं तो उनकी सीक्वेंसिंग कितने तरह से होती है? फैक्टर। अगर 5 नंबर्स हैं तो उनकी सीक्वेंसिंग कितने तरह से होती है? फैक्टर 5। यहाँ नंबर कितनी है? 2, तो उनकी सीक्वेंसिंग कितने तरह से हो सकती है? तो 5 में से 2 नंबर्स को पिक करने के तरीके ये आएंगे 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 into 1 आंसर सॉरी दिस इज 20। तो 20/2 आंसर कितना आएगा? 10। आपके पास 5 चीजें हैं, पहली चीज उठाने के 5 तरीके, दूसरी चीज उठाने के 4 तरीके, बट हम सीक्वेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो 2 चीजें निकाली उनकी सीक्वेंसिंग कितने टाइप से हो सकती है? फैक्टोरियल 2। आप उससे कर दीजिए इसको डिवाइड। ये नंबर ऑफ वेज कहलाते हैं टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। ये तो आपने डिजिट्स में देखा। अब इस सवाल का मैं प्रैक्टिकल केस बताता हूँ आपको। सपोज आपके 5 फ्रेंड्स हैं, सपोज आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक, हम कहें इनमें से किसी 2 को आप इनवाइट कर सकते हैं। उनको इनवाइट करने के कितने तरीके? आपके 5 फ्रेंड्स हैं, सपोज ए बी सी डी एंड ये 5 फ्रेंड्स, आप किसी के 2 को इनवाइट कर सकते हैं। कितने तरीके से इनवाइट किया जा सकता है? सिर्फ यही क्वेश्चन है, आप जो यहाँ देख रहे हो 10 10। क्योंकि जो पहला फ्रेंड आप चूज करोगे तो आपके पास 5 ऑप्शन है, किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद 5 ऑप्शन। एक बच्चा कट हो गया, उसमें तब बचे 4 लोग, उसमें से सेकंड शॉट हो गया, आप अगेन तरीके कितने आ जाएंगे? 4। तो 5 into 4 कितना आ जाएगा? 20। बट सीक्वेंसिंग कितने तरह से हो सकती है? 2 टाइप से, तो 20/2 आंसर कितना आ जाएगा? 10। सही बात है, ठीक है ना? ये बात सही है। इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। दिस इज सेट टू बी कॉम्बिनेशन, कि आपने से 5 में से 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया। पहले हमने क्या किया था? परम्यूटेशन। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 5 में से 3 चीज को परम्यूट करिए। ये क्या केस था? हमने कहा ए बी सी डी एंड डी ये चीजें हैं, आप इसमें से पहले 3 चीज निकालो, तो आपने निकाल लिया ए बी, बट हमने कहा इनके परम्यूटेशंस भी बनाइए, उसको लिखा जाता है 5C3। और जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम सीक्वेंसिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज सेट टू बी 5C3, ठीक है ना? इसको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हम उसका जनरलाइज भी देखें, अगर n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन, इसके तरीके माने जाते हैं NCR, और इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसकी वैल्यू होती है। NCR का ये मतलब, जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके वैल्यू दिखाता हूँ। सर जब 1 2 3 4 5 लिया था, हाँ तो सर फर्स्ट नंबर को 5 तरीकों से निकाल सकते थे सर, पेयर्स में। हाँ तो सर दूसरे नंबर को, दूसरे नंबर को 4 तरीकों से क्यों निकाल रहे थे? कैसे सर? एक नंबर हटा दिया ना आपने, जो नंबर सेलेक्ट हो गए तो बाहर हो गई ना। तो जैसे आप उसको इस तरह से देखो कि आपको मैंने कहा कि आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमने कहा इनको बुलाने के तरीके, तो
आपने जब पहला बच्चा सेलेक्ट किया कि किसको इनवाइट किया जाना है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस थे? 5। अब पहले राउंड में आपने एक बच्चे को सिलेक्ट कर दिया कि चलिए सी जो है सिलेक्ट हो चुका है, सी तो यहाँ से हट गया ना, सी दोबारा थोड़ी सिलेक्ट होगा, तो एक पर्सन है ना। क्लियर है बात? ओके सर, यस सर। क्रिकेट की टीम बनती है, आपने जो 17 प्लेयर्स हैं उनको 11 प्लेयर्स चाहिए, तो आप 1 बाई 1 प्लेयर उठाओगे ना, तो एक प्लेयर 2 पोजीशन पर थोड़ी कर सकता है कि आपने पहली पोजीशन पर भी एक लड़के को ले लिया और आप कह रहे हो ये लड़का 8वीं पोजीशन पे खेलेगा, थोड़ी हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। तो देखिए हमने फिलहाल ये समझा कि जो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है कि एमसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल माइनस आर। मैं इसका एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको, जिससे हमको 5 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करना है। तो इसके तरीके लिखे जाएंगे 5c2, वैल्यू विल बी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस। आप ये जानते हो कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1 यही होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1। तो 5 माइनस 2 कितना आ रहा है? 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 2 1। तो आप 3 2 1 को कर दीजिए क्या, फाइनली आपके हाथ में क्या है? ये तो डिटेल तरीका हुआ। हम फिलहाल यहाँ इंटरेस्टेड है भाई, ये चैप्टर आप पढ़ोगे कॉम्बिनेशन डिटेल में, फिलहाल हमको यहाँ इस सब चीज से कोई मतलब नहीं। हमको तो इससे मतलब है कि 5c2 का आंसर क्या होता है। तो 5c2 का मतलब है कि 5 को 2 बार डिक्रीज करते हैं एंड डिवाइड करिए 2 इंटू 1। जैसे मान लो मैं आपको दिया होता है 10c3, तो हम इसके डिटेल में ना जाए। 10c3 का मतलब है कि 10 को 3 बार डिक्रीज करते हुए लिखिए, ठीक है, और 3 के फैक्टोरियल से करिए डिवाइड, आंसर, ठीक है। हमने पूछा आपसे 100c2 बताइए, तो यू हैव टू राइट 100 डिक्रीजिंग ट्वाइस, 2 बार घटते हुए लिखिए, तो 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, आंसर बन जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू Yes, उसकी sir. निकाल लोगे आप। अब समझिए जो हमने टर्म्स लिखे वो क्या क्या लिखे। आप ये कह रहे हो कि x प्लस वाई टू द पावर कितना चाहिए? n, ठीक है, मतलब n बार आप सिलेक्शन कर रहे हैं। 2 चीजें एक बात में पड़ी हैं, आप या तो हमने आपसे कहा कि इसमें से n चीजों को उठाइए, n बार उठाना है और वापस रखते जा रहे हो। तो आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया, फिर दोबारा उसी ऑब्जेक्ट को उठाया, आपने इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को कितने बार लिफ्ट किया? n टाइम। फिर ऐसा हो सकता है कि n-1 टाइम इसको उठाया, एक बार इसको उठाया, n-2 टाइम्स इसको उठाया, इसको 2 बार उठाया, एंड सो ऑन। यही पिक्चर बनी हुई है। अब जो नंबर्स आप लिख रहे हो, आपने लिखा है MC0, MC1, MC2, ये नंबरिंग कहाँ तक चली जा रही है? MCN तक। मतलब समझते हैं, फिर से n की जगह कोई नंबर डाल दो। आपने मान लीजिए लिख लिया 5C0, ठीक है, 5C1, 5C2, तो आप कहाँ तक? 5C5 तक। देखिए 5C0 का मतलब क्या है? 5 ऑब्जेक्ट एक बॉक्स में रखे हैं, उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट ना उठाने के कितने तरीके? आपको एक भी ऑब्जेक्ट उठाना नहीं, ऐसा करने के कितने तरीके? मैं बताता हूँ आपको कि एक बॉक्स है, इसमें 5 चीजें पड़ी हुई, और हमने आपसे पूछा कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं उठाना है, इसके कितने तरीके? ऑब्वियसली एक ही तरीका है, जब कुछ भी ना एक ही तरीका है। तो इसका मतलब कि जो MC0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और दूसरा एक्सट्रीम केस है कि n चीजें रखी हैं, हम कहें पूरी उठा लीजिए, तो उसके भी तरीके कितने आएंगे? एक बॉक्स में n चीजें रखी हैं, हमने आपसे कहा कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरी चीज उठा लीजिए, तो उसके भी तरीके कितने होंगे? 1। तो जो एक्सट्रीम केस है MC0 और MCN, फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आपको नहीं भी लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। अब जो 20 की चीजें बची, जैसे MC1, तो जैसे मान लो हमने कहा 5C1, तो जानते हो आप इसको कैसे लिखा जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 1। हम कहते हैं अगर 5C2, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। अगर हम कहते हैं 5C3, तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं, व्हाट इज MC1? MC1 का मतलब माना जाएगा n/1। MC2 का मतलब माना जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। ये सारी चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं, MC1, MC2, MC3 सो ऑन, ये सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं।
ठीक। अब अगली बात आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो 5 चीजें रखी हुई है, ये 5 चीजें रखी हैं, और हम कहते हैं कि उस 5 में से आप कोई भी 3 चीज उठा लेंगे, तो आपको पता है कि इसके तरीके कितने होंगे, 5 से 3। अच्छा, फिर हम कहें कि इस 5 में से 2 चीज उठा लेंगे, तो तरीके क्या होंगे? बट यू कैलकुलेट दिस, आप निकालिए इसको क्या आ रहा है वैल्यू। 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेट करिए, 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब आप इसको कैलकुलेट करिए जरा, 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, आंसर क्या आ गया? ये दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, मतलब 5 में से 3 चीज उठाने के वही तरीके आ रहे हैं जो 5 में से 2 चीज उठाने के आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? 5 ऑब्जेक्ट में से अगर आप 3 निकाल रहे हो तो वही आंसर आ रहा है जो 5 में से 2 उठाने का आ रहा है। आप समझो आपने किया क्या है, आपने 5 चीजें रखी थी, हमने कहा कि इस 5 चीज में से 3 उठा लीजिए, तो एक्चुअली जब आप 3 उठा लोगे तो वहां बचेगी कितनी? जो ऑब्जेक्ट थे उसके एक्चुअली 2 पार्टीशन कर रहा है, आपने 5 चीज उठा ली, सॉरी 5 में से 3 चीजें उठा ली, जो बची वो कितनी है, 2। तो एक्चुअली यू आर स्प्लिटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 3 + 2। तो 3 चीजें इधर, 2 चीजें इधर, हम कहें इसको स्प्लिट करने के कितने तरीके हैं, तो भी आंसर क्या होगा, वही होगा 5 से 3 10 तरीके। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि 5 में से 3 चीज उठाइए, तो आंसर ऑब्वियसली वही आएगा जो 5 में से 2 उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 3 उठाओगे तो भी आप 3 + 2 में स्प्लिट कर रहे हो, और अगर आप 2 में उठाते हो तो 2 + 3 में तब भी स्प्लिटिंग होगी। इसका मायने ये हुआ कि अगर हम आपसे कहते हैं कि n ऑब्जेक्ट में से r उठाइए, तो इसके तरीके क्या लिखेंगे आप, NCR। बट अगर हम कहते हैं कि n में से n - r चीज उठाइए, तो तरीके क्या आएंगे? अब आप देखो ध्यान से कि n में से अगर आपने r चीज निकाल ली तो बची कितनी, n - r। तो आप n चीजों का हीप तैयार कर रहे हैं, एक r का एक n - r। तो वही तो यहाँ कर रहे हैं, n में से अगर आपने n - चीज r चीज उठा ली तो बचेगी कितनी, r। इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि NCR और NCn - r की वैल्यूज आपस में कैसी होनी चाहिए, बताइए, क्लियर है सबको पॉइंट? अगर मैं कहता हूँ नहीं। कि 100, क्लियर नहीं है? देखिए, जैसे 100 ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए चलिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे टूर पे जाने के लिए 5 बच्चे चाहिए, ठीक है। हमने 40 में से कहा 5 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, इनको हम टूर पे ले जाएंगे, बाकी को नहीं ले जाएंगे। तो आपने पूरी क्लास को 2 हिस्से में ब्रेक कर दिया ना, 5 और 35। हम या तो ये कहें कि हमको 5 वो बच्चे चाहिए जो टूर में जाएंगे, उनको बाहर निकालना, या हम ये कहें कि जो 35 नहीं जाएंगे उनको हटा दो। बात तो एक ही है ना। यस तो सर। आप 40 में से 5 बच्चे निकालिए, मतलब ये कहें कि 40 में से 5 सेलेक्ट करना है, ये 40 में से 35 रिजेक्ट करना, बात तो एक ही है ना। यस सर। क्लियर है बात? आप 40 में से 5 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो एक्चुअली, कि 40 बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए आपने कि ये 5 जाएंगे, ये 35 नहीं जाएंगे। यही तो किया आप। अब हम उल्टा कहें कि नहीं, ऐसा करिए कि 40 में से वो बच्चे निकालिए जिनको नहीं ले जाना है, तो भी क्या करोगे आप 1 बाय 1 उन बच्चों को खड़ा करोगे 35 की ये नहीं जाएंगे, और जो बच्चे वो कितने हो गए, 5 हो जाएंगे। तो आपने किया क्या है, 40 बच्चों को 2 ग्रुप में तोड़ दिया, 35 + 5। तो वही तो पहले कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो जो यस सर। n चीजें हैं, आप इसको आप 2 ग्रुप्स में तोड़ रहे हो। जो n चीजें थी इसको आप 2 ग्रुप में तोड़ रहे हो, एक ग्रुप में r चीजें, एक n - r। तो चाहे n में से r निकालें तो आंसर क्या आएगा, NCR, और अगर कहें n में से n - r निकालिए तो क्या आएगा, NCn - r। ये दोनों चीजें आपस में कैसी होती हैं, बराबर। जैसे मान लो हमने लिखा कि 100 में से हमको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो बचे कितने, 99। तो अगर आप 100 में से 99 सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों चीजें आपस में कैसी होती हैं, ठीक है। क्यों ये बताना जरूरी है, देखिए, जब पावर्स बड़ी आएंगी, जैसे हमने मान लीजिए लिखा, हमने कहा 50C2, तो पता है आपको इसका मतलब होता है 50 × 49/2 × 1। लेकिन मान लो हम इसको उल्टा कर दें, हम कहें 50C47, इसका मतलब ये है कि 50 को 47 बार घटते हुए लिखना, तो वो हम नहीं लिखेंगे। 50 में से 47 सेलेक्ट करने का मतलब है कि 50 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, बात एक ही। तो आप इसको नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे, और इसकी वैल्यू आएगी 50 × 49 × 48